हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। कल हमने पढ़ा था जितना भी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल हम पढ़ने वाले थे मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। यहाँ तक कि हमने कल मात्रक के बारे में पढ़ लिया था, सदिश, अदिश और अनुपात, इन चीजों के बारे में भी मैंने पढ़ लिया था। वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जड़ तो आगुण ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अदिश राशि में हमने कोण को भी देखा था कि कोण एक अदिश राशि होती है, लेकिन फिर भी उसमें यूनिट दी जाती है, जिससे कि हम डिग्री या रेडियन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया था, ये एक अपवाद है। जड़त्व आघूर्ण का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे मूलभूत, व्युत्पन्न और व्यवहारिक मात्रकों के बारे में। व्यवहारिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियों को। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मूलभूत राशियां क्या होती हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मूलभूत राशियां हैं जिनके द्वारा हम अन्य राशियों को निकाल सकते हैं। व्युत्पन्न राशियां वो होती है जिनके द्वारा जिन्हें हम मूलभूत राशियों से फाइंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ हद तक है, पर मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, ओके। मूलभूत राशियां, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, तुम लोग अपने राइटिंग में नोट्स बनाओगे तो वो देखोगे ही, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। मूलभूत राशियां, देखिए, सबसे पहली चीज आपको मूलभूत राशियों में तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है कि ये स्वतंत्र होती हैं। किससे स्वतंत्र होती हैं? अन्य राशियों से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज आपको मूलभूत राशियों में ये याद रखना है कि जो अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती इनको परिभाषित करने के लिए, मतलब कि परिभाषित की जा सकती है अकेले। परिभाषित करने के लिए आपको अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं, राशियों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, परिभाषित करने के लिए। और तीसरी चीज जो है आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि एक निरपेक्ष राशियां होती है। मूल राशियों को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष राशियां, ठीक है, निरपेक्ष राशियां। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कभी क्वेश्चन में निरपेक्ष राशियां लिखी हुई बात आए तो आपको समझ जाना है कि मूल राशियों के बारे में की जा रही है। अन्य से स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों की जरूरत नहीं होती इनको परिभाषित करने के लिए। कुछ उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम भौतिकी की बात करते हैं, मतलब यांत्रिकी की बात अगर हम करते हैं, किस चीज की? यांत्रिकी की। तो यांत्रिकी में क्या किया गया था? यांत्रिकी में तीन को भौतिक राशि मान लिया था, तीन राशियों को ही भौतिक राशि माना गया था स्टार्टिंग में। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी लंबाई, ठीक है। दूसरी भौतिक राशि मानी गई थी समय। और जो तीसरी भौतिक राशि मानी गई थी, वो मानी गई थी क्या? द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। लेकिन इसके अलावा ताप को भी भौतिक राशि मान लिया जाता है, और भी बहुत सारी भौतिक राशि होती है जो हमने बात की थी, उन सबको, बल वगैरह, इन सबको भी भौतिक राशि, लेकिन मूलभूत भौतिक राशि जो होती है इन तीन को माना गया था, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। देखो, इसमें भी तीन पॉइंट थे मूलभूत राशियों में, वहीं व्युत्पन्न राशियों की अगर हम बात करें तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है व्युत्पन्न राशियों में। पहली बात तो ये कि ये अन्य राशियों से स्वतंत्र नहीं होती, मतलब कि ये निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये मूलभूत राशियों पर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि जो मूलभूत राशियों क्या होता है ना, इनको आप डिफाइन कर सकते हो कैसे? मूलभूत राशियों के भाग गुणनफल या फिर जोड़ घटाने से, ठीक है। मूलभूत राशियों के भाग और गुणनफल, गुणनफल द्वारा निकाल सकते हो इनको आप, ठीक है। क्या कर सकते हो? इनको आप निकाल सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मूलभूत राशियों में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये अन्य राशियों से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये निरपेक्ष राशियां होती हैं। वहीं अगर हम यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी में मूलभूत तीन राशियां मानी गई थी, एक था लंबाई, दूसरा समय और तीसरा द्रव्यमान को माना गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की, तो व्युत्पन्न राशियों में भी तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि दो चीजें होती हैं। पहली बात, ये निर्भर करती है किस पर? मूल राशियों पर। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि मूल राशियों के गुणनफल और भागफल
के द्वारा आप व्युत्पन्न राशियों को निकाल सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अगला हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि यांत्रिकी है, यांत्रिकी में क्या किया गया था, स्टार्टिंग में यांत्रिकी में केवल तीन राशियों को ही मूलभूत राशियां माना गया था, तीन भौतिक राशियों को, जिनमें से एक आपकी ली गई थी लंबाई, जो मैंने अभी बताया, दूसरा ली गई थी समय, और तीसरा लिया गया था क्या, द्रव्यमान। इन तीनों को लिया गया था स्टार्टिंग में। अब तो सात होती है मूलभूत राशि, लेकिन स्टार्टिंग में इन तीन को लिया गया था। और ये माना गया था, और माना क्या गया था, बल्कि ऐसा होता भी है कि आप यांत्रिकी में किन्हीं तीन राशियों को मूलभूत राशियां मान लोगे तो आप अन्य राशियों को निकाल सकते हो, ऐसा माना गया था, ऐसा होता है। तो उस टाइम पर केवल तीन राशियों को मूलभूत राशियां माना गया था। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देखिए दूरी, जैसे हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखते हो, चाल गुणे समय। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने चाल और समय को मूलभूत राशि मान लिया, जिससे आपने डी निकाल ली। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यदि आप चाल और समय को मूल राशियां मान लोगे तो आप डी निकाल लोगे। ये बात कही गई थी यांत्रिकी में कि आप किन्हीं भी, अपनी इच्छा से आप किन्हीं भी तीन राशियों को मूलभूत राशियां मान सकते हो, मान सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए उस वक्त तीन राशियों को मूलभूत राशियां माना गया था। अब वर्तमान में सात हो गई हैं, और दो और ली जाती हैं, कैंडला वगैरह, तो वो ली जाती हैं व्यवहारिक के तौर पर, हम उनको आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां तक आपको समझ में आया कि तीन राशियों को मूलभूत राशियां आप मान सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूलभूत राशि माना गया था। और ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, ये है उदाहरण। यदि आप इनको मूल राशि मान लेते हो, चाल और समय को, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, लेकिन मूलभूत राशि माना गया लंबाई को। लेकिन यदि आप चाल और समय को व्युत्पन्न राशि, मूलभूत राशि मान लोगे, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें चलना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप, जिसमें कि लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूलभूत राशि माना है ऑफिशियली। ऐसा होता है, जैसे होता है ना कि एक विभाग है, एक विभाग में कई लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कई, जैसे मान लीजिए कोई विभाग है डिपार्टमेंट में, उसमें मान लीजिए ये सात लोग हैं। अब अध्यक्ष इनमें से एक को ही चुनना है। ठीक है, बाकी छह को तो अध्यक्ष, सभी को तो अध्यक्ष बना नहीं सकते। लेकिन अध्यक्ष के लिए एलिजिबल ये सबके सब हैं। ठीक है ना, सबकी क्वालिफिकेशन, सबका वर्क एक्सपीरियंस, सबका बहुत अच्छा है। लेकिन सात लोगों की कमेटी में एक अध्यक्ष बनाना है, तो अध्यक्ष हमने कैसे बना दिया, इनमें से एक को चुन लिया। ठीक है ना, बाकी ये सात उसके सदस्य हो गए। इसी तरह से होता है कि राशियां बहुत सारी हैं, अनेक राशियां हैं, कई राशियां हैं, कई, लेकिन हमें किन्हीं तीन को चुन लेना है अपनी सुविधा अनुसार, ऐसा था। ठीक है ना, तो आप बाकियों को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि हम किन्हें चुने। तो ऐसी कंडीशन में जो जानकार लोग थे, उन्होंने लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूलभूत राशियां उस टाइम पर मान लिया था। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हम चुनते हैं कि लोकसभा में जितने भी सांसद सेलेक्ट किए, मतलब चुनकर आए हैं, उनमें से किसी को भी आप अध्यक्ष बना सकते हो, सभी एलिजिबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अध्यक्ष कोई एक ही होता है, जबकि अध्यक्ष भी सांसद के तौर पर ही शपथ लेता है, आप ये जानते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसी तरह से सभी मूलभूत राशियों में तीन किन्हीं को भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज किया कि लंबाई, समय और द्रव्यमान को बनाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बढ़िया। अब हम देखते हैं मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। यहाँ हमने राशियां तो पढ़ ली, अब हम मूलभूत और व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ते हैं। ठीक है, यदि लंबाई, समय और द्रव्यमान को हम जैसे मूलभूत मात्रक मानते हैं, तो बाकी के जो कहने चाहिए अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, मूलभूत मात्रक, मूलभूत मात्रक, और एक हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या माना, तीन माने हमने मूलभूत मात्रक, लंबाई के लिए माना, समय के लिए माना, और किसके लिए माना, द्रव्यमान के लिए माना। तो इन तीनों का उपयोग करके जितनी भी मात्रक निकाले जा सकते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी निकाले जा सकते हैं, उन सभी को हम व्युत्पन्न मात्रक बोल देंगे। समझ में आ रही बात। ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। जैसे मूलभूत मात्रक के लिए अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारी राशियां हो गई, तो इनका जो हम मूलभूत मात्रक मानेंगे वो क्या मानेंगे, मीटर। समय के लिए हम उपयोग करते हैं सेकंड, और द्रव्यमान के लिए हम उपयोग करते हैं किलोग्राम। ठीक है ना, इस तरह से उपयोग करते हैं। लेकिन हम इनका उपयोग करके बाकी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे एरिया, क्षेत्रफल हमने निकाला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर।
मात्रक क्या होती है? ईटर मीटर स्क्वायर। तो ये एक व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक है। वहीं हम सेकंड, यहाँ पे आवृत्ति अगर हम लें, क्या लें हम? आवृत्ति। तो आवृत्ति में हम क्या लिखते हैं? आवृत्ति में हम लिखते हैं सेकंड इनवर्स 1/सेकंड। वहीं अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं, किलोग्राम एफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ए से। तो एफ की मात्रा एक तो होता है न्यूटन, वो ठीक है, लेकिन एक और होता है क्या? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ये वाले व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जिन्हें हम मूल मात्रक का उपयोग करके निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये आपको याद रखनी है। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्र स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड, यूनिट स्टैंडर्ड क्या होते हैं? मतलब मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति क्या होती है? देखिए, आपने मेनली अभी पढ़ा होगा सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस और एसआई। ठीक है ना? सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है एसआई का। ठीक है, इसे कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जो की पॉइंट होते हैं इनके। देखिए, अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस को हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? देखो, ये सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है प्लीज, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजीएस को आप और किस नाम से जानते हो? तो सीजीएस के लिए आपको याद रखना है कि सीजीएस को हम गॉसीय पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति? गॉसीय पद्धति। ठीक है ना? गॉसीय पद्धति भी बोलते हैं सीजीएस को। वहीं अगर हम एमकेएस की बात करते हैं तो एमकेएस के लिए आपको याद रखना है कि एमकेएस को जॉर्जी पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्जी पद्धति। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। एफपीएस, अब देखो सीजीएस में गॉसी पद्धति में क्या माने गए थे? तीन मात्रक। गॉसी पद्धति में माना जाता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, वही मैंने बताया था ना कि आंतरिकी में तीन चीजें चूज की गई थी, तो यही तीन चीजें थी। वहीं अब हम आते हैं एमकेएस। तो एमकेएस में क्या होता है? एमकेएस में आई थिंक आप सभी को पता होगा, मीटर लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं और क्या लेते हैं? सेकंड। ठीक है, अब एफपीएस पे आते हैं। एफपीएस में क्या लेते हैं? एफपीएस में हम लेते हैं फुट। दूसरा हम लेते हैं पौंड। ठीक है, और तीसरा हम लेते हैं क्या? सेकंड। ठीक है ना? ये चीजें हम लेते हैं, ये लेते हैं। वहीं अगर हम एसआई की बात करते हैं तो एसआई में आपको याद होना चाहिए कि एसआई में 7 चूज किए गए थे। कितने चूज किए गए थे? 7। 7 मात्रक थे जिन्हें की एसआई पद्धति में मूल मात्रक माना गया। यहाँ पर 3 थे, इसलिए इसका नाम सीजीएस कर दिया। यहाँ पर भी 3 ही लिए गए थे आंतरिकी में, क्योंकि 3 ही लिए थे स्टार्टिंग में, तो इसे एमकेएस कर दिया गया था। एफपीएस में भी फिर 3 ही लिए थे। वहीं जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो कि 1970 के दशक में चूज किया गया था, तो वहां पर 7 मान लिए गए थे मूलभूत मात्रक। अब ये 7 मूलभूत मात्रक क्या होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए यार प्लीज, है ना? इनको याद कर लेना। सबसे पहले तो आपको लेना है क्या? मीटर। क्या लेना है? मीटर। दूसरे नंबर पर आपको लेना है किलोग्राम। ठीक है, याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपको लेना है सेकंड। यहां तक तो सब ठीक है। अब बाद में जो चार जुड़े, वो कौन से हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आपको एक लेना है धारा के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में एम्पियर। इसके बाद में अगला आपको चूज करना है केल्विन, जो कि ताप के लिए। ये चीज कई बार पूछी गई है, केल्विन। यहाँ पर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसआई मात्रक है ताप का, तो आपको याद होना चाहिए कि केल्विन एसआई मात्रक होता है ताप का। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला आपको लेना है मोल। मोल क्या होता है? बताइए, मोल क्या होता है? इसके बाद अब आपको लेना है अगला कैंडला। ठीक है, ये सब चीजें आपको लेनी है। ये जो 7 मात्रक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। सोते जागते उठते बैठते आपको ये 7 मात्रक याद होने चाहिए। ठीक है ना? लेकिन इन 7 मूलभूत मात्रक के अलावा दो व्यवहारिक मात्रक भी लिए गए। क्या लिए गए? व्यवहारिक मात्रक। मैं अभी बताऊंगा आपको कि व्यवहारिक मात्रक होते क्या हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो व्यवहारिक मात्रक दो लिए गए। एक क्या लिया गया? एक लिया गया आपके लिए रेडियन, और एक लिया गया स्टेरेडियन। ठीक है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, ये व्यवहारिक मात्रक लिए गए। ठीक है, याद रखना है, दो पूरक मात्रा, इन्हें पूरक मात्रक भी कहते हैं। अब देखिए, अब अगला हम देखते हैं, ये क्या है? पूरक मात्रक। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास में ये आता है कि जैसे मूल और व्युत्पन्न के अतिरिक्त भी व्यवहारिक मात्रक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है मूल, मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और तीसरा होता है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक वो चीजें होती हैं जो कहीं भी हम ऑफिशियली इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑफिशियली हम इस्तेमाल नहीं करते, पर क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, हम जानते हैं। जैसे मूल मात्रक के लिए आपने ले लिया भाई मीटर होता है, लेकिन अगर हम मीटर के व्यवहारिक मात्रक की बात करते हैं, जैसे मूल मात्रक अगर हम लें इसका मीटर, तो व्यवहारिक मात्रक इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसका व्यवहारिक मात्रक है। वहीं अगर आप बोलते हो तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है, ये भी एक व्यवहारिक मात्रक है। तो ये दूरी के व्यवहारिक मात्रक में लिए जाते हैं। वहीं अगर हम और व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक आपने पढ़ा होगा, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति लेते हैं ना, हॉर्स पावर, ये एक व्यवहारिक मात्रक है। समझ में आ रही है बात? कुछ हो चीजें होती हैं सैद्धांतिक और कुछ होती है व्यवहारिक। तो जो अश्व शक्ति है ये एक व्यवहारिक मात्रक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वैसे अगर शक्ति के मात्रक की हम बात करें तो वाट होता है, किलोवाट होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक शक्ति का क्या होता है? अश्व शक्ति हम लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। देखिए, व्यवहारिक मात्रा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप ये याद रख सकते हो कि मात्रकों की पद्धति में हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसे किसी भी मात्रक की पद्धति में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है, व्यवहारिक मात्रक का ये मतलब होता है कि कोई भी व्यवहारिक मात्रक, देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। व्यवहारिक व्यवहारिक मात्रक में क्या होता है? पहली बात तो ये आपको ये याद रखना है कि ये मात्रक की पद्धति में शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन इसे किसी भी मूल मात्रक के किसी भी मूल मात्रक के टर्म में या रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक अभी हम बात कर रहे थे किसकी? अश्व शक्ति की। अश्व शक्ति क्या होती है? एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट। तो देखो वाट क्या होता है? वाट एक मात्रक है, भले ही व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन वाट एक मात्रक है। लेकिन एचपी हॉर्स पावर व्यवहारिक मात्रक। अब हमने यहाँ पर क्या किया? व्यवहारिक मात्रक को मात्रक में मात्रक पद्धति में व्यक्त कर दिया। व्यवहारिक मात्रक को हमने मात्रक पद्धति में व्यक्त कर दिया। शक्ति का एमकेएस में, सॉरी, स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? वाट, है ना? तो एमकेएस पद्धति में जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति में हमने हॉर्स पावर को व्यक्त कर दिया। यही कहने का मतलब है कि जो व्यवहारिक मात्रक होता है, ये पद्धति में हो या ना हो, जैसे हॉर्स पावर है ना, तो ये एसआई में होता है। एसआई में होता है क्या? नहीं। ना ये एमकेएस में होता है, ना ये सीजीएस में होता है, और ना ये एफपीएस में होता है। लेकिन हमने इसे व्यवहारिक मात्रक को वाट में, मतलब कि एक एसआई पद्धति में व्यक्त कर दिया। समझ में आ रही है बात? ये कहने का मतलब। वहीं अगर हम एक और चीज देखते हैं, हम जैसे देखते हैं मील। आपने पढ़ा होगा एक मील। एक मील कितने किलोमीटर का होता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। पीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार, मुझे याद है कौन से स्टेट की, एमपीपीएससी थी शायद, तो उसमें पूछा गया था कि एक मील 1.6 किलोमीटर। ठीक है ना? ये भी एक व्यवहारिक मात्रक, जो मील होता है, मील एक व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन हमने इसे व्यक्त कर दिया किलोमीटर में, जो कि क्या होता है? एसआई पद्धति में आता है। ठीक है ना? तो मतलब आप व्यवहारिक मात्रा को एसआई पद्धति में आप व्यक्त कर सकते हैं। ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। एसआई प्रीफिक्स या पूर्व लग्न इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है एसआई प्रीफिक्स या एसआई पूर्व लग्न। देखो, आप सभी को याद होंगे, कुछ याद होंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो याद नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो क्या होता है, जो भौतिकी होती है ना, यांत्रिकी, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? आपने पढ़ा होगा एटॉमिक। पढ़ते हैं ना, मतलब आप यहाँ पर एटम का भी अध्ययन कर रहे हो। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो बहुत ज्यादा कम कोटि के होते हैं, आप इनका अध्ययन कर रहे हो, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? अगर इनकी बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻³ कोटि के होते हैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मतलब इतने छोटे कण का आप अध्ययन कर रहे हो। ठीक है ना? वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो,
तो आप यहाँ पर बात करते हो ब्रह्मांड की, सूर्य से दूरी पृथ्वी की कितनी है, सूर्य के द्रव्यमान की आप बात करते हो ना आप। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी को ऑब्वियसली याद होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता होगा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम है ना, इतना माना जाता है। तो आप इसकी भी बात करो, कहाँ ये 10⁻−31, 10⁻27 और कहाँ ये 10⁻30, ये कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे में जरूरत थी कि हमारे पास में प्रीफिक्स हो, मतलब 10⁻−18 हमारे पास में, 10⁻−20, 10⁻−12 हमारे पास हो, 10⁻15 भी हो और दूसरे 10⁻18 भी हमारे पास में होनी चाहिए। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमारे पास में हो, इसके लिए हमने एसआई प्रीफिक्स ली, जिससे कि हम छोटे से छोटी चीज का मतलब माइक्रो से माइक्रो चीज का अध्ययन कर सके भौतिकी में, और बड़ी से बड़ी चीज मतलब मैक्रो से मैक्रो चीज का भी अध्ययन हम कर सके, इसलिए हमें एसआई प्रीफिक्स की जरूरत पड़ी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में मुझे याद है उन्होंने पूछ लिया था कि वन ऑटो किसे बोलते हैं, वन ऑटो किसे बोला जाता है। अब बच्चों को पता नहीं था ऑटो क्या होता है, तो वन ऑटो बोला जाता है 10⁻−18 को। इस तरह की चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ वो चीजें बताने वाला हूँ जो साधारण तौर पर आपको याद नहीं होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 10⁻18, ठीक है, 10⁻15, -15 नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 15 पूछ रहा हूँ, है ना, -15 मत बताना। 10⁻12 बता दोगे आप लोग, 10⁻9 तो आप बता ही दोगे। इसके अलावा 10⁻9 आपको पता होगा गीगा बोलते हैं, 8 भी आपको पता होगा, 6 भी आपको पता होगा, है ना, पता माइक्रो वगैरह बोलते हैं। फिर उसके नीचे 3 को बोलते हैं, तो हम उसमें से ले लेते हैं किलो, 3 के लिए किलो यूज करते हैं, 2 ले लेते हैं सेंटी यूज करते हैं, 1 तो नॉर्मल लेते ही हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या, 10⁻², क्या होता है, 10⁻1 क्या होता है, जैसे 10⁻2 की अगर हम बात करें, 10⁻1 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, समझ में आ रही है बात, क्या होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 10⁻12, ये कितना होता है, 10⁻−15, सॉरी, हाँ, -12 बता, यहाँ पर है -15, ये कितना होता है, और 10⁻−18, ये आपको मेन है, जो भूल जाते हैं लोग वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 10⁻18 की बात करते हो, 10⁻18 को हम एक्सा बोलते हैं, ये याद कर लेना भैया, है ना। आप ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लीज याद कर लेना, नहीं बनता है ना जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत आसान फ्री के नंबर हैं ये, लेकिन फिर भी कोई नहीं पढ़ता, इन्हें टेरा बोलते हैं। वहीं अगर हम टू की बात करते हैं, तो टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्टो यूज करते हैं, क्या, हेक्टो। और वहीं अगर हम वन की बात करते हैं, वन के लिए हम यूज करते हैं डेका, क्या यूज करते हैं, डेका। और 10⁻12 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके लिए बात करते हैं पिको। इन सब के तुम्हें वो भी याद होने चाहिए, जैसे इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम टेरा की बात करते हैं तो कैपिटल टी से, हेक्टो की बात करते हैं तो स्मॉल एच, है ना, याद रखना है, स्मॉल एच से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेका में हम क्या करते हैं, स्मॉल डी स्मॉल ए लेते हैं। पिको में हम क्या करते हैं, स्मॉल पी, ठीक है, किस चीज का उपयोग करते हैं, स्मॉल बी। पेटा में कैपिटल पी, पिको में स्मॉल बी। वहीं अगर हम 15 की बात करते हैं, 15 का याद रखना है आपको, फेम टू कहते हैं, और इसे हम कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, किससे करते हैं, स्मॉल एफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम 18 की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटो, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, स्मॉल ए, ओ मत आना लगा कि इतना चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आप याद रखना। ये जो प्रीफिक्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों इनका इस्तेमाल किया गया ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रीफिक्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय को हमने मात्रक माना, ठीक है। अब लंबाई, द्रव्यमान और समय आखिर मात्रक हुए कैसे, हमने ये कैसे बोल दिया कि भाई इतना समय है या इतनी लंबाई है, हम इसे 1 मीटर मानेंगे। इतनी बड़ी लंबाई को हमने 1 मीटर क्यों नहीं मान लिया, या इतनी बड़ी लंबाई को हमने 1 मीटर क्यों नहीं मान लिया। वहीं अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कि द्रव्यमान की हमने बात की कि भाई आपने भाई मानक द्रव्यमान जो आपने माना है, आपने इतना ही क्यों माना, कि इतना मानक द्रव्यमान है, इसको आप 1 किलोग्राम बोलोगे, इतने बड़े को 1 किलोग्राम क्यों नहीं बोल दिया, इतने भारी को, है, ये सोचने वाली बात है ना। या इससे भारी कोई चीज है, लो इतनी बड़ी है, बहुत भारी चीज है, तो इसको क्यों नहीं बोला है, इसी को क्यों बोला 1 किलोग्राम, ये इसी को ही 1 मीटर क्यों बोला। वहीं अगर आप समय की बात करें, भाई इतना समय है, तो इसको आपने 1 सेकंड बोल दिया, इसको क्यों नहीं बोल दिया 1 सेकंड, है, या इसको क्यों नहीं बोल दिया आपने 1 सेकंड, आप बोल सकते थे ना, तो आपने इसे ही क्यों बोला। आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज आती होगी, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन इससे कैसे आ जाते हैं। समझ में आ रही बात, देखो मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए मीटर की अगर हम बात करें कि मीटर को हमने क्यों कैसे डिफाइन किया कि भाई इतनी चीज मीटर कहलाएगी,
या हमने द्रव्यमान या समय, इन चीजों को हम देखेंगे। देखिए मीटर में अगर हम देखें तो हमने क्यों माना कि भाई इतनी डिस्टेंस ही 1 मीटर होगी, ऐसा क्यों है? देखिए क्या हुआ कि एक मानक तरंग तरंग दैर्ध्य दी गई किस चीज की, मीटर को डिफाइन करने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मीटर को डिफाइन करने के लिए किस परमाणु का उपयोग किया जाता है, तो मीटर को डिफाइन करने के लिए हमने क्रिप्टॉन 86 का उपयोग किया। समझे? क्रिप्टॉन 86 को हमने किस में रखा? वैक्यूम में। किस में रखा? वैक्यूम में। और वैक्यूम में रखने के बाद इसमें से क्या होता है? नारंगी लाल, मतलब कि रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज विकिरण इससे निकलते हैं, रोशनी निकलती है। तो हमने ये देखा कि जो रेड ऑरेंज तरंगे निकल रही हैं, जो रेड ऑरेंज तरंगे निकल रही हैं, तो उनमें से जो इनमें एक तरंग डिसाइड की गई, कितनी? इतनी तरंगे डिसाइड की गई, 1650763.73 तरंग। इतनी जो लंबाई होगी तरंगों की, इतनी लंबाई जो होगी, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तरंगों की लंबाई को 1 मीटर मान लिया। समझ गए? इतनी तरंगों की लंबाई को, इतनी जो तरंगें थी, इन तरंगों की लंबाई को 1 मीटर मान लिया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मीटर को डिफाइन करने के लिए किस परमाणु का उपयोग किया गया? तो क्रिप्टॉन 86, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टॉन 86 का उपयोग किया गया इस वाले में, ठीक है ना? ये आपको याद होनी चाहिए कि क्रिप्टॉन 86 से कौन सी किरण निकलती है, तो रेड ऑरेंज या ऑरेंज रेड प्रकाश निकलता है। ये दो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि लंबाई को डिफाइन करने के लिए, मीटर को डिफाइन करने के लिए जो शोधकर्ता थे उन्होंने क्रिप्टॉन 86 का चयन किया था। ठीक है। वहीं इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किलोग्राम की, तो देखो किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए भी किसी चीज का चयन किया गया। ठीक है। किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए जिस चीज का चयन किया गया था वो किया गया था प्लेटिनम। एक था आपके पास में प्लेटिनम और इरिडियम। ठीक है, क्या चीज? दो थी। एक थी प्लेटिनम और इरिडियम। तो प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु थी एक, मिश्र धातु। मिश्र धातु की मानक लंबाई ली गई, मतलब मिश्र धातु की मानक कहना चाहिए बेलन लिया गया। क्या लिया गया? मानक बेलन। मानक बेलन का मतलब ये है इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, निश्चित कर ली गई। और इसका एक और चीज निश्चित किया गया, जो भी होती है जितनी भी मतलब वर्ग क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह कितना होता है, वो सब देख लिया। अब जैसे मान लीजिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने मान लिया भाई कि पाई आर स्क्वायर, इतनी होता है ना बेलन का, प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है। तो उन्होंने कहा एक ऐसा बेलन ले लिया, इन्होंने रेडियस फिक्स कर ली, एच फिक्स कर ली, भी फिक्स कर ली और बाकी चीजें सब फिक्स कर ली। एक मानक, एक स्टैंडर्ड बेलन लिया। क्या लिया? बेलन। और उसका जितना वजन आया, इस बेलन का जितना भी वजन था, उसे इन्होंने मान लिया कि ये जो है 1 किलोग्राम कहा जाएगा आज से। समझ गए? तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है किस मिश्र धातु का उपयोग किया, तो प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का उपयोग किया। क्या बनाया गया? बेलन। ठीक है, दो चीजें। यहाँ पर भी दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला ये कि क्रिप्टॉन 86, दूसरा रेड ऑरेंज। यहाँ पर भी आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए शोधकर्ताओं ने किस चीज का उपयोग किया, तो प्लेटिनम इरिडियम के मानक बेलन का उपयोग किया। ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का कई एग्जाम्स में पूछा गया है ऑलरेडी, तो आई होप कि आपको तो ये पता ही होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि सेकंड का कई जगह पूछा गया। बस इन दोनों का भी नहीं पूछा गया, तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है। सेकंड के लिए यूज किया गया किस चीज का, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा परमाणु, तो सीजियम 133 का उपयोग किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। सीजियम 133 का उपयोग किया गया, यही आपको याद रखना है। तो क्या किया गया? सीजियम 133 का एक परमाणु लिया गया और उन्होंने देखा कि ये परमाणु लगभग कितने, लगभग 919 करोड़ कंपन, कितने, लगभग 919 करोड़ कंपन जितने देर में करेगा उसे 1 सेकंड कहा जाएगा। समझ गए? मतलब सीजियम 133 के इतने कंपन, अप्रोक्स आप मान लो 920 लिख लेना। ठीक है। 920 करोड़ कंपन करने में जितना टाइम लगेगा उसे आप 1 सेकंड मानोगे। तो इसमें एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है कि समय के लिए सीजियम किस परमाणु का उपयोग किया जाता है, तो सीजियम 133। ये आपको याद रखना है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सीजियम 133, कई बार सीजियम 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 बस भी पूछ सकते हैं। तो आपको आना चाहिए, इतना है, इतना आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। आज के लिए इतना रखें क्या? बस, क्या कहते हो आप लोग? इतना ही रखें आज के लिए? चलिए आज के लिए,
चलिए आज के लिए इतना करते हैं, लेकिन कल का जो लेक्चर होने वाला है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो आपको वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? कल फिर मिलते हैं और मैं आपको ऐसी फिज़िक्स पढ़ा दूँगा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाना, आप किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाना, अभी जो आ रहा है, जैसे लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है रेलवे में, तो इसमें क्या होता है बहुत टफ साइंस पूछते हैं। जो लोको पायलट होता है उसमें सेकंड फेज़ होता है, तो उसमें टफ साइंस पूछते हैं। तो उसके लिए जो साइंस है आपको ऐसी ही साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? और अगर आप ऐसी साइंस पढ़ते हो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में रुकने की मतलब रुकोगे नहीं आप, ये है। आपको किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली जैसा मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको अपने आप चीज़ें याद होंगी और एग्ज़ाम्स में हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए बाय और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे। थैंक यू।